हेलो डी स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 क्लास 12 केमिस्ट्री। जैसा आप सब जान रहे हैं हमारे द्वारा केमिस्ट्री क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। तो हम लोग लास्ट लेक्चर सेकंड और फर्स्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके थे सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन को हम लोग पढ़ चुके थे। जहाँ पे हम लोग अगर बात करें एक थोड़ा सा लेक्चर के बारे में बात करें तो हम लोग वहाँ पे सॉलिड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे सॉलिड्स को हम लोग क्लासीफाई भी कर चुके हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे ये क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते क्या हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते क्या हैं। आइए यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ऐसे पार्टिकल्स जहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्या हो, एक रेगुलर अरेंजमेंट हो और उनके साथ साथ वो एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज होते हैं। यहाँ पे जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनको हम लोग ट्रू सॉलिड्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसीलिए हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स के भी नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, ट्रू सॉलिड्स के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पे अगर इसकी डिफिनीशन की बात की जाए तो इसकी डिफिनीशन में हम लोग दो पॉइंट्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट या कैसे हाईलाइटेड वे में रखेंगे। पहला क्या होगा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनके जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, रेगुलर पैटर्न में होता है। इसमें होता है रेगुलर पैटर्न में होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड होते हैं। और थर्ड पार्ट की बात करें, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे फॉलो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इसलिए इनको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, इसलिए ये हमको ट्रू सॉलिड्स से भी नाम से भी हम इनको जानते हैं। अब बात करते हैं कि रेगुलर पैटर्न क्या होता है। रेगुलर पैटर्न करने का मीनिंग ये है कि किसी भी पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो सिस्टमैटिक होता है। जैसे अगर ये बात करें, ये हमारे पास क्या है, मार्कर है। मार्कर एक प्रकार का क्या है, सॉलिड्स है। मार्कर सॉलिड्स है, लेकिन मार्कर बना हो किससे होगा, ये अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से बने होंगे, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हुए होंगे। तो इन्हीं पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, तो इनका काफ़ी लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट होगा। तो उसके बाद क्या होगा, एक शेप हमको दिखाई देगा, और जब शेप दिखाई देगा तो वो किसी न किसी वे में होगा। चाहे आप मार्कर बनाइए, चाहे टेबल बनाइए, चाहे कुर्सी बनाइए, चाहे कुछ भी बनाइए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो रेगुलर पैटर्न में। तो ये देखिए हमने एक फिगर आपको यहाँ पे दिखाया है कि जैसे यहाँ पे हमने दो प्रकार के कोई सॉलिड्स लिए हैं। एक जहाँ पे सॉलिड्स हमने लिखा है, जो सॉलिड्स हमारे एकदम क्या है, सर्कल में है, और सेकंड सॉलिड्स जो हमारा क्या है उसको हमने थोड़ा सा फिल कर दिया है, जिससे हम लोग आपको दिखा सके कि यहाँ पे जो सॉलिड्स है वो दो डिफरेंट सॉलिड्स है। अब यहाँ पे देखिए सॉलिड्स का एक अरेंजमेंट, यहाँ पे देखिए एक हम कर सकते हैं कि यह जो सॉलिड्स है, यहाँ पे जो हम लोग पार्टिकल बनाए हैं ये क्या है, आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट इम्पटी है और ये क्या है, फुल है, ये क्या है, फिल है। तो यहाँ बताइए इम्पटी और फिल, इम्पटी फिल, इम्पटी फिल, इम्पटी फिल, एक अरेंजमेंट कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए फिल इम्पटी, फिल इम्पटी, फिल इम्पटी, फिल इम्पटी। अब इस प्रकार से देखिए कहने का सेंस है कि इनका ऑर्डर क्या एक रेगुलर वे में है ना, कि एक सॉलिड्स के बाद दूसरा सॉलिड, दूसरे सॉलिड बस पहला सॉलिड, फिर दूसरा सॉलिड, फिर पहला सॉलिड। कहने का मतलब ये एक क्या है, एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज है। अब देखिए क्योंकि सॉलिड्स हमारे इनफाइनाइट वे में नंबर में होते हैं, हम कह सकते हैं कि इनका जो अरेंजमेंट है वो क्या है, बहुत लंबे ऑर्डर में है और क्या इनफाइनाइट तक है। हाँ, क्योंकि जब तक आप किसी भी पर्टिकुलर सॉलिड्स का शेप साइज जो भी बनाएंगे उस सॉलिड्स में होंगे। तो ये हमारे रेगुलर पैटर्न में हो गए। इनको लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं, क्योंकि जो अरेंजमेंट होता है इनका काफी लॉन्ग ऑर्डर का होता है, लॉन्ग रेंज का होता है, इसलिए इन्हें लॉन्ग रेंज कहते हैं। और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स की सभी जनरल प्रॉपर्टीज को ये फॉलो करते हैं, इसीलिए हम इनको ट्रू सॉलिड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का अगर हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करें, हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनको हम लोग 4 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, हमारा आयनिक सॉलिड होगा। पहला क्या होगा, हमारा आयनिक सॉलिड होगा। दूसरा हमारा कोवैलेंट सॉलिड होगा। दूसरा हमारा कोवैलेंट सॉलिड होगा। तीसरा अगर हम बात करें, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मेटेलिक सॉलिड, और लास्ट हम लोग बात कर देंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर यहाँ पे अगर आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन करना हो तो आप लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे, 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे, आयनिक सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब यहाँ पे हम लोग एक एक सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे
उनकी डिफिनीशन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और विद उनके एग्जाम्पल की बात करें। अगर यहाँ पे जनरल एग्जाम्पल की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के तो आप कर सकते हैं, जैसे हमारे घरों में एक नॉर्मल नमक होता है NaCl जो यूज होता है, हाँ उसके साथ साथ शुगर जो हम लोग शुगर यूज करते हैं, चीनी जिसका फार्मूला क्या होता है C12H22O11, हाँ इसके साथ साथ आप कर सकते हैं आपके पास जो CaCl2, ZnCl2, हाँ ऐसे तमाम प्रकार के आपके सॉलिड्स होते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के क्या हैं एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी और एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो और आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे जितने भी डायमंड हो गए, डायमंड आपका क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। जितने भी आपकी क्या है मार्बल, हाँ मार्बल आपकी क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। और एग्जांपल लेना है आपको, हाँ तो आप ले सकते हैं आपके पास जितने एल्युमिनियम के वायर होते हैं, हाँ कॉपर के वायर होते हैं, एल्युमिनियम के वायर हो गए, कॉपर के वायर हो गए, तो ये सब क्या है आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है। ये सब आपके क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अगर बात करें जो मार्बल होते हैं, सॉरी एल्युमिनियम होते हैं, कॉपर होते हैं, ये सब किसके एग्जांपल हो जाएंगे, ये मेटालिक सॉलिड्स के एग्जांपल हो जाएंगे। जितने भी डायमंड और मार्बल हो जाएंगे ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे, ये कोवेलेंट सॉलिड्स के एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी NaCl हो जाएंगे किसके एग्जांपल हो जाएंगे, ये आयनिक सॉलिड्स के एग्जांपल हो जाएंगे। तो ये सब क्या है आपके सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। तो एक जनरल पिक्चर हमारे दिमाग में आया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर के सॉलिड होते हैं, जिनका अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है एक रेगुलर पैटर्न में होता है। और ये क्या होते हैं, इन्हें ट्रू सॉलिड्स के भी नाम से जाने जाते हैं क्योंकि ये सॉलिड्स के सभी जनरल प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। आइए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा यहाँ पे आयनिक सॉलिड्स। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले नेम से ही क्लियर हो जा रहा है, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, आयनिक सॉलिड्स। आयनिक मतलब होता है आयन से यहाँ पे रिलेशन है, हाँ क्योंकि आयनिक मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे, आयंस की बात करेंगे। अब आयंस की बात करें, जैसे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी, आयनिक सॉलिड्स, हम लोग बात करें आयनिक सॉलिड्स की। अब जैसा हमने बताया कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, आयंस की बात। और आयंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक एनायन होता है, हाँ और दूसरा क्या होता है, केटायन होता है। जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं उन्हें हम लोग एनायन कहते हैं, और जितने भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, केटायन कहते हैं। ठीक है, अब फिलहाल आइए हम उससे नहीं मतलब है, हम किससे बात करें, आयनिक सॉलिड्स की बात करते हैं। तो जैसा भी हमने लिखा आयनिक सॉलिड्स, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी, आयंस की बात करेंगे। अच्छा एक चीज और, अगर आयंस है और आयंस को हम लोग एक रेगुलर पैटर्न में या लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो अभी हमने बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के अंदर एक फोर्स लगता है। तो हर एक पार्टिकल्स अगर वो आयनिक पार्टिकल है तो वहां पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स होगा, आयनिक फोर्स होगा। क्यों, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, आयंस है। तो आयंस के बीच जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स लगेगा, आयनिक फोर्स लगेगा, आयनिक फोर्स। इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ से हमारे दिमाग में क्या होना कि जो आयनिक पार्टिकल्स होंगे, जो आयनिक सॉलिड्स होंगे, तो यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, वो आयंस होंगे। और जो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमारे दिमाग में क्या आ गया डेफिनेशन, इन आयनिक सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन and in between them a strong electrostatic force of attraction exists. This type of molecules या this type of solids is known as ionic solids. Definition समझ में आया क्या बना, यहाँ पे अगर हम बात करें इन आयनिक सॉलिड क्या लिखेंगे, constituent particles are ions और in between ions a strong इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट। ठीक है, ये हमारा डिफिनीशन हो गया। अब यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल आप क्या दे सकते हैं, जैसे हमारे NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड, हाँ नॉर्मल सॉल्ट हो गया, ये हमारा क्या है, एक प्रकार का आयनिक सॉल्ट हो गया। अगर यहाँ पे बात करें ZnCl2, जिंक क्लोराइड, ये हमारा एक प्रकार का आयनिक सॉलिड है। नेक्स्ट अगर बात करें CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार का आयनिक सॉल्ट है। तो ये सब हमारे एग्जांपल ऑफ आयनिक सॉल्ट हुए।
ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, जब कभी भी आप आयनिक सॉल्ट्स की बात करेंगे, यहाँ पे एक मेन टर्म की बात करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। किसकी बात करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए कोऑर्डिनेशन का नंबर करने का मतलब है कि ऐसा पार्टिकल, अगर कोई जिस पार्टिकल्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कहने का सेंस है, जैसे अगर हम बात करें NaCl की बात करें, NaCl क्या होगा? Na प्लस और Cl माइनस। अब एक Na प्लस के पास, एक Na प्लस के पास कितने Cl माइनस के पार्टिकल्स, कितने Cl माइनस के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, वही उसका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। यही तो होगा। इसके नाइबरिंग में कितने अपॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज प्रेजेंट है, ये इसका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर बात करें एक Cl माइनस के पास कितने भी Na प्लस के मॉलिक्यूल्स या स्पीशीज प्रेजेंट है, वह इसका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम पूछें आपसे कि इस Cl माइनस के पास कितने Na के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, या इस Na के पास कितने Cl माइनस के स्पीशीज के एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर यहाँ पे बात करें, ये देखिए Na प्लस, इसके पास 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें, देखिए एक क्लोरीन के पास 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या हो गया? 6 हो गया। तो यहाँ पे भी Na प्लस के पास 6 Cl माइनस आयन प्रेजेंट है, और यहाँ पे Cl माइनस के पास 6 Na प्लस के स्पीशीज प्रेजेंट है, इसलिए दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या बना? टोटल नंबर ऑफ अपॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज प्रेजेंट एट नाइबरिंग एलिमेंट के पास जितने नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज प्रेजेंट होंगे, वही आपके क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ से हमें आयनिक सॉल्ट्स में हम लोग क्या क्या पढ़े? आयनिक सॉल्ट्स की डिफिनेशन पढ़े। आयनिक सॉल्ट में हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन नंबर भी बहुत अच्छे टर्मिनोलॉजी आते हैं। यहाँ से आपको जनरली स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे अगर यहाँ पे NaCl का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, NaCl का आप लोग क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो वहाँ से ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+। तो Na+ का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा? तो जब आप लोग क्रिस्टल लैटिस आप बनाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे एक Na+ के पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्रिस्टल लैटिस में वो 6 होता है। आप जनरली जानेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए जो क्रिस्टल लैटिस का अरेंजमेंट होता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो 3D अरेंजमेंट होता है। तो 3D अरेंजमेंट होने का मतलब यहाँ पे देखिए अगर आप एक Na+ का मॉलिक्यूल रखेंगे तो सबसे पहले आप एक ये देखिए जो अरेंजमेंट होगा, यहाँ पे एक Cl माइनस होगा, एक Cl माइनस यहाँ होगा, एक Cl माइनस यहाँ होगा, एक Cl माइनस जो उसके चारों तरफ होगा, हाँ चारों साइड में। उसके साथ साथ जो एक Na होगा, ये एक फ्रंट पे जो क्या होगा हमारे फेस्ट टाइप, और एक इसके क्या होगा? बैक में होगा। एक क्या होगा इसके बैक में? एक Cl माइनस यहाँ प्रेजेंट होगा, एक Cl माइनस यहाँ पर प्रेजेंट। करने का सेंस है कि जैसे अगर यहाँ पे हम प्लेन में बात करें तो अगर एक Na का मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एक Na का मॉलिक्यूल यहाँ पे Cl माइनस प्रेजेंट होगा, एक Cl माइनस यहाँ प्रेजेंट होगा, एक Cl माइनस यहाँ प्रेजेंट होगा, एक Cl माइनस यहाँ प्रेजेंट होगा, एक Cl माइनस ऊपर प्रेजेंट होगा और दूसरा Cl माइनस नीचे प्रेजेंट होगा। तो ये क्रिस्टल लैटिस में जब अरेंजमेंट बनाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो इसी प्रकार Na+ का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग चेक करेंगे तो 6 आता है, और Cl माइनस का भी अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करेंगे तो वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या आएगा? 6 आएगा। तो जैसे जैसे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे जैसे आयनिक सॉलिड्स होंगे, उनका जब क्रिस्टल लैटिस अरेंजमेंट देखा गया तो वहाँ पे जैसा कोऑर्डिनेशन नंबर आता है उसको हम लोग लर्न करते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या एक्सपेरिमेंटल चीजें होती हैं, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पता चलेंगी, प्रैक्टिकल के थ्रू ही पता चलेगा कि आपको क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स। अब देखिए आयनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो आप जनरली बात करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, क्या हो जाएगा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स, तो क्या होगा? सबसे पहली प्रॉपर्टी, आयनिक सॉलिड्स क्या है? एक प्रकार का कैसे सॉल्ट है? क्रिस्टलाइन सॉल्ट है। कर सकते हैं इट इज ए क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स। हमारा सबसे पहले क्या हो जाए? इट इज क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं, अगर इनकी बात इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, तो जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। लेकिन अगर हम इनको एक्वस स्टेट में ले जाएं या इनको मोल्टेन स्टेट में ले जाएं तो ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हो जाते हैं। एक्वस स्टेट करने का सेंस क्या है कि जैसे हम लोग आयनिक सॉलिड्स को वाटर में डिजॉल्व कर दें, वहां पे क्या होगा, ये क्या होगी, इनके अंदर मोबिलिटी पाई जाएगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात है मोल्टेन स्टेट का, मोल्टेन स्टेट ऐसा स्टेट होता है जहां पे आप किसी भी पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आप डायरेक्टली हीट करेंगे, वहां पे आप वाटर को मिक्स नहीं करेंगे, जैसे आप उसको हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद वहां पे भी मोबिलिटी आ जाएगी, जैसी मोबिलिटी आएगी वो भी इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड फॉर्म, बट गुड कंडक्टर्स इन एक्वस स्टेट और मोल्टेन स्टेट, ठीक है। अब यहां पे बात करें नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, देखिए यहाँ पे कैसे फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। तो जाहिर सी बात है जब हमारा फोर्स स्ट्रांग होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी, बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रांग करने का मतलब हाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि जब बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए टेम्परेचर भी हमको ज्यादा देना पड़ेगा, इसलिए हम कह सकते हैं इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, वो हाई होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। जैसा अभी हमने बताया एक्वस स्टेट में, तो जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं, आयनिक सॉलिड्स और वाटर सॉल्युबल, ठीक है। आइए नेक्स्ट अगर हम पॉइंट्स की बात करें कि जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं, जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो क्लीवेज प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अब क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको जब हम लोग आयनिक सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमोर्फस सॉलिड्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां पे आपको बताएंगे कि क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जानते ही जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो क्लीवेज प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, शो करते हैं। क्लीवेज प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, शो करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो एन आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, ठीक है। इसको भी हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमोर्फस सॉलिड्स को डिफरेंशिएट करेंगे, तब हम यहाँ बात करेंगे एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक क्या होते हैं, वहां पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी टर्मिनोलॉजी कि आइसोट्रोपिक और एन आइसोट्रोपिक क्या होती है। नेक्स्ट अगर आप लास्ट प्रॉपर्टी की बात करें, जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो हाई डेंसिटी रखते हैं, उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। तो ये इनके क्या हो गए, प्रॉपर्टीज हो गए आयनिक सॉलिड्स के कि ये हाई डेंसिटी के रखते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें ये एन आइसोट्रोपिक नेचर होते हैं, आयनिक सॉलिड्स होते हैं, एन आयनिक सॉलिड्स और वाटर सॉल्युबल होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। बॉन्ड, ये क्या होते हैं, जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, किसमें, मोल्टेन स्टेट और एक्वस स्टेट में, बट बैड कंडक्टर होते हैं इन सॉलिड फॉर्म में। और जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। एक और प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल, ठीक है। ये आपके कुछ प्रॉपर्टीज हो गए आयनिक सॉलिड्स के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोवेलेंट सॉलिड्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेटालिक सॉलिड्स की बात करेंगे, फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करेंगे। हर एक वीडियो में हम अलग अलग टाइप्स के सॉलिड्स की स्टडी करेंगे, जहाँ पे हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, डिफिनेशन स्टडी किए, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर स्टडी किए, नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स को स्टडी किए। तो थैंक यू, बाय बाय।